हेलो दोस्तों, सीडीपी का 10वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं हम आज। तो प्रश्न संख्या 1 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ए, इससे बालक स्वस्थ रहता है। बी, ध्यान करता है। सी, शीघ्र सीखता है। और डी, प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है सी, शीघ्र सीखता है। ओके। प्रश्न संख्या 2, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए, मंदबुद्धि बालक को। बी, पिछड़े बालक को। सी, सामान्य बालक को। और डी, प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प शिक्षा मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए ताकि वह अपने आगे आने वाले भविष्य में अपने हस्तशिल्प शिक्षा द्वारा कुछ सहायता प्राप्त करे और अपना भविष्य में कुछ कमाई करके अपना जीवन सफल बना सके। चलिए प्रश्न संख्या 3, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ए, मूर्त बुद्धि। बी, अमूर्त बुद्धि। सी, संज्ञानात्मक योग्यता। और डी, सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ए, कैटिल। बी, आइजेक। सी, आलपोर्ट। और डी, वाटसन। तो ये परिभाषा जो है आलपोर्ट द्वारा दी गई है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5, स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन 2 कारकों का उल्लेख किया है? ए, सामान्य एवं असामान्य। बी, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट। सी, सामान्य एवं विशिष्ट। और डी, असामान्य एवं अति विशिष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य एवं विशिष्ट। स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि सिद्धांत में सामान्य एवं विशिष्ट 2 कारकों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 6, टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है? ए, समायोजन। बी, अमूर्त चिंतन। सी, सीखना। और डी, समस्या समाधान। तो टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से अमूर्त चिंतन योग्यता माना है। प्रश्न संख्या 7, गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर 150 कारकों में से कितने कारकों का पता लगा लिया है? तो इसमें ऑप्शन है 25, 50, 80 और 120। तो 80 कारकों का पता लगा लिया है गिलफोर्ड ने अपने 150 कारकों में से। ओके। प्रश्न संख्या 8, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं। कितने होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो कुल सोपान पद कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? ए, किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना। बी, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना। सी, मानसिक क्षमताओं का विकास करना। और डी, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना निम्न जो है स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। ओके। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस शोध समस्या को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया जा सकता है? ए, विद्यालयों में शिक्षकों को की प्रोन्नति नीतियों में परिवर्तन किया जाए। बी, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं। सी, माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की बुद्धि में यौन भेद पाया जाता है। और डी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा उस पर जाति भेद का प्रभाव। तो किस शोध समस्या के क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में चयनित किया गया है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर बी है, छात्र किस प्रकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग करने की मानसिकता बना लेते हैं। ओके। प्रश्न संख्या 11, एक शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतिकरण के समय अभ्यास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शिक्षक द्वारा अपनाया गया शिक्षण का यह प्रकार ए, अनुदेशन, कक्षा शिक्षण, प्रशिक्षण, कक्षा में अधिगम वातावरण उपस्थित करना। तो क्या कहलाता है? ये प्रशिक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, कक्षा कक्ष प्रक्रिया है। ए, सामान्य प्रत्यय। बी, वैज्ञानिक संप्रत्यय। सी, सामाजिक संप्रत्यय। और डी, प्रजातांत्रिक प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक संप्रत्यय जो है कक्षा कक्ष प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 13, व्यवहार को संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है। तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किसमें संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से। बी, सीखने के भावात्मक पक्ष से। सी, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से। और डी, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर सीखने के भावात्मक पक्ष से। प्रश्न संख्या 14, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत और अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, हर्बर्ट, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन विधि का जनक जो है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 16 सीखने के वक्र सीखने की प्रगति में प्रगति के सूचक होते हैं। बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। और डी सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। प्रश्न संख्या 17 प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। तो अधिगम का बोध से है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो ए मिश्रित विधि, बी विचार साहचर्य विधि, सी ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि जो है वो स्मरण करने की विधि है। प्रश्न संख्या 19 मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधिगम्य पूर्ण के आधार पर, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर जो है बांटा है। प्रश्न संख्या 20 कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ए संबंध स्थापित करता है, बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, सी व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, और डी ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। प्रश्न संख्या 21 मीडिया एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता के प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है अधिगम में? शैक्षिक टेलीविज़न, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर और टेलीफोन। तो मीडिया एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता के प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है तो वह शैक्षिक टेलीविज़न है। ओके। प्रश्न संख्या 22 शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि से ए अधिक व्यापक होता है, बी कम व्यापक होता है, सी अधिक विशिष्ट होता है और कम विशिष्ट होता है। तो शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है। प्रश्न संख्या 23 समावेशी शिक्षा है ए विशेष बालकों की विशेष शिक्षा, बी सभी बालकों के लिए विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा और डी विशेष बालकों के समान सहभागिता। तो इसका सही उत्तर होगा विशेष बालकों की समान सहभागिता जो है समावेशित शिक्षा है। प्रश्न संख्या 24 मूल्यांकन होता है ए निरपेक्ष, बी सापेक्षित, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा सही? जो मूल्यांकन होता है वो सापेक्षित होता है। ओके। प्रश्न संख्या 25 फ्रायड के अनुसार संरचना सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष है क्या? इदम जिसको ईड भी कहते हैं, अहम ईगो, परम अहम सुपर ईगो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा परम अहम जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। फ्रायड के अनुसार संरचना सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। यह परिभाषा किसकी है? गेट्स एवं अन्य की, क्रो एवं क्रो की, वुडवर्थ की या थॉर्नडाइक की। तो अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। तो ये परिभाषा गेट्स एवं अन्य की है। प्रश्न संख्या 27 मैडगुल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 7, 9, 10 तथा 141। तो मैडगुल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 141 बताई है। प्रश्न संख्या 28 मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम WRSL होता है, LSWR होता है या LSRW होता है या इनमें से कोई नहीं। उसका सही उत्तर होगा LSWR होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 बालकों में भाषा विकास हेतु निम्न कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है सामान्य अभिवृद्धि, बी बहुभाषा शिक्षण, सी धनिक परिवार और डी शिक्षा। तो बालकों के भाषा विकास हेतु निम्न कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सामान्य अभिवृद्धि। प्रश्न संख्या 30 निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप से गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है? तो ए संपूर्ण जीवन काल में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में और डी उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, किशोरावस्था में सर्वाधिक रूप से गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है।